गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए स्टोरी पे ध्यान देते हैं और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल का। आपको नाम पता ही चल गया होगा, तो चलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चलिए आपको सुनाते हैं स्टोरी। प्रीवियस पार्ट नहीं देते, आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं तलाश। तलाश ऐसी स्टोरी है जो आपने सुनी, आपने सराहा, आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, जो भी लगी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस स्टोरी को एंड करते हुए, इस स्टोरी को यहाँ से ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस स्टोरी को मैं जल्दी इसी एपिसोड में ख़त्म कर दूँगी, तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए एक प्यारी सी स्टोरी थी जो आप तक पहुँचाई गई। और आप सबको ये कैसा लगा वो सारी चीज़ें भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। गीत और जैस का प्यार पूरा हो चुका था। जैस जाके मलिक को समझाता है, मलिक को समझाने के बाद उसका बेटा भी आता है, उसको भी समझाता है। समझाने के बाद विवेक और जैस वो गाड़ी में बैठते हैं और ऑफिस निकल जाते हैं। जैसे ही ऑफिस निकलता है तो कहते कि चलो ये तो काम खत्म हो गया। तो कहते कि हाँ ये तो हो गया, अब मुझे घर जाना था। तो कहते कि अभी तो घर जाने का मतलब? तो कहते कि नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था कि अभी तो घर जाना है। पर इधर रूप और रानी जो होते हैं, वो लोग जो उनका क्रश होता है, उनके जो कॉलेज में जो टीचर होते हैं, वो बात भी सबको पता, मतलब पता सबको नहीं चली होती है। गीत ने जैस को बता दिया होता है कि उन दोनों के बीच में पास में क्या रिलेशनशिप रहा है। अब रूप और रानी पे विशाल का ध्यान ज़्यादा शिफ्ट होता है। वो सोच ही रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ वैसे भी नहीं होता है, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं कि उसके दिमाग में वो पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी होती हैं और वो पुरानी पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है बाकी अदर से। अब वो क्या करना चाहता है, कुछ ऐसा मतलब नेगेटिव पर्सन वो नहीं होता है कि वो जाए रिवेंज ले, ऐसा कुछ उनके बीच में शॉर्ट हो चुका होता है। और रानी और रूप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते हैं, उनकी भी पढ़ाई वैसे ही चलने लगती है। गीत ने काफ़ी समझाया होता है उन दोनों को। इधर जैस जो होता है वो गीत को फ़ोन करता है। गीत इधर फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो, हाँ कब तक आ रहे हो? तो कहता है कि बस थोड़ी देर से मैं निकलूँगा, अभी तो 7 बज रहे हैं, तो मैं अभी 7:30 या 8 बजे तक निकलता हूँ। तो कहते कि ठीक है। इधर वो सबके लिए डिनर बना चुकी होती है, रूप रानी उसके बच्चे आ चुके होते हैं। इधर रागिनी से पुनीत का सेटिंग हो चुका होता है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी ज़िंदगी स्मूथ जा रही होती है। जब रागिनी का मैटर सबके सामने आता है, पुनीत और रागिनी का, तो घर वालों में ये चीज़ बट जाती है कि हाँ अब रागिनी और पुनीत की शादी आगे इन फ्यूचर, मतलब आगे चल के वो करना चाहते हैं तो करा दी जाएगी। जो रूप होती है, रूप के लिए लड़का देखा जा रहा होता है। रूप को ऑलरेडी विशाल बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उसने विशाल से जब अपनी दिल की बात कही होती है, हम फ्लैशबैक में जाके इस स्टोरी को थोड़ा बता देते हैं कि जब पीछे की कहानी में ये होता है कि रूप ने विशाल के सामने अपने दिल की बात रखी होती है। जब उसने अपने दिल की बात रखी होती है तो उसने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया होता है। विशाल बोलता है कि रूप, तुम्हें पता है कि मैं सिंगल हूँ या नहीं हूँ? रूप कहती कि नहीं। कहते कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक 5 साल की बच्ची है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है तुम मेरी बात समझ चुकी होगी और तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कहती है कि सॉरी सर। तो कहते कि सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस एज में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और इस बात पे तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जब रूप ये सारी चीजें उसके मुंह से सुनती है तो रूप को थोड़ा अच्छा लगता है और वो अपनी बातों को अब पीछे की जिंदगी में छोड़ के वो फिर आगे बढ़ने लगता है। ये लोगों का एग्जाम होता है, पढ़ाई कंप्लीट होती है और सबके अपनी अपनी जिंदगी में जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। गीत ने अपनी बातें खोल के रख दी होती हैं जज के सामने। अब फ्यूचर्स मतलब जो पीछे वक्त होता है अब करंट टाइम में आ जाते हैं। करंट टाइम में इधर रूप के लिए लड़के देखे जा रहे होते हैं, बहुत से लड़के देखते हैं इसके फैमिली वाले। अब रूप के दिमाग में उस चीज के लिए कोई जगह नहीं होती, अब वो चीजें भूल चुकी होती है। रूप और रानी काफी ज्यादा मस्त लड़कियां होती हैं क्योंकि घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तो अब वो बात आती है उस लॉकर की कि लॉकर में क्या कैसी चीजें हैं और गीत के सामने किस बात को छुपाया गया होता है, जैसने क्या नहीं बताया होता है। इन दोनों के बीच में जो वक्त बीत रहा होता है उन दोनों का रिश्ता मजबूत होते जा रहा होता है। उनके बच्चे भी अब उस चीज को छोड़ के, अपने डैड को छोड़ के, अब वो भी जैस को ही डैड बुलाने लगे होते हैं। तो पूरी चीजें क्लियर हो चुकी होती है उनकी जिंदगी में। अब कुछ होता नहीं, बस एक ही पॉइंट होता है, वो जो जैस ने नहीं बताया होता है उसके वार्डरोब में जो लॉकर है उस लॉकर में क्या है। लॉकर में ऐसा क्या रखा होता है कि जैस बताना भी चाहता है और गीत पूछ भी नहीं रही है। एक दिन ऐसे ही मतलब जब वो शाम को पूछती है, जब वो आता है तो सब लोग खा रहे होते हैं, सब मस्ती मजाक चल रहा होता है, घर में खुशी का माहौल होता है। गीत भी ये सारी चीजें देख के उसको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। और आप सबको पता ही है कि जब किसी को खुशी महसूस हो तो बिना उसमें खलल पड़े कैसे जिंदगी आगे बढ़ सकती है। खैर, अभी इन दोनों की तो जिंदगी अभी काफी अच्छी है, काफी स्मूथ है, खुश हैं एक दूसरे के साथ। एक दिन ऐसे ही सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग सुबह जब उनकी सुबह होती है तो गीत पूछती है कि इस लॉकर में क्या रखा हुआ है। जैस हड़बड़ा सा जाता है और वो उसको किस तरह से बताए। फिर वो जैस कहते कि अ, गीत मुझे नहीं पता था कि मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। वो कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ। गीत को बैठाता है और वो लॉकर खोलता है। उस लॉकर से कुछ फोटोज होते हैं, कुछ मेडिकेशन की रिसिप्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें निकाल के लाता है और उसको दिखाता है। जो फोटोज देख रही होती है गीत, तो उसको नहीं समझ आता कि ये फोटोज कैसी हैं। कहते ये क्या है, तो कहते कि ये मैं हूँ। क्या? तो कहते कि हाँ ये मैं हूँ और मैं यहाँ से यहाँ तक का सफर तय किया हूँ। तो कहते कि पर कैसे? तो कहते कि तुम्हारी जब वो यहाँ पे घर पे एंट्री हुई थी और तुमने कुछ आंटियों की बातें सुनी थी और तुमने मुझसे पूछा था, मैंने जब उस वक्त मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया था और मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें सही वक्त आने पे मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, तुम्हारे सामने बातों को रख दूंगा। वो ये है। जब ये तो इस सारी चीज़ों को देख रही होती है, मिला रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है, किस तरीके से है ये चीज़ें। कहता है कि हाँ, तुम्हें ज़्यादातर यही लगा होगा कि शायद मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमसे बातें छुपाई। हो सकता है तुम्हें लग सकता है, मगर मैंने कुछ भी जानबूझ के ये सारी चीज़ें नहीं की थी और मैं बस एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि जिससे मैं तुम्हारे सामने अपनी बातों को रखूं, तो तुम्हें उस बात पे कुछ गलतफहमी या कुछ अलग चीज़ तुम्हारे दिमाग में ना आए। तो कहती है कि ठीक है, मैं समझती हूँ उस बात को और तुम जो भी थे बीते हुए कल में थे, आज में जो हो मुझे उससे लेना देना है और तुम्हारे पास से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुमने एक सफ़र तय किया और तुम यहाँ तक आए। तुमने उस दौरान क्या क्या झेला होगा, क्या क्या तकलीफ तुम्हें हुई होगी, वो तुम सिर्फ जान सकते हो, मुझे नहीं पता।
पर मैं इस बात की सराहना करती हूँ और तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया मेरे सामने, और तुम्हें लग रहा होगा कि इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। आई थिंक मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने अपने आप को समझा, और आप बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने आप को समझने के बाद भी खुद को एक्सेप्ट नहीं करते दुनिया के सामने, मगर उन सब से एक अलग इंसान हो, इस बात की खुशी है मुझे। वो उसको हक कर लेती है, वो सुबह का टाइम होता है, इन दोनों का जो दरवाज़ा होता है वो नॉक होता है। दरवाजे पे रूप और रानी होते हैं, तो जैसे ही जैस दरवाज़ा खुलता है वो दोनों उसको हटाते हुए कहते कि भाभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, चलिए। तो वो कहते कि क्यों? तो वो कहते कि फेस्टिवल आ रहे हैं, तैयारियां करनी है, वो डिसाइड करना है कपड़े क्या पहनेंगे, शॉपिंग कैसे जाना है, क्या सारी चीज़ें तो डिसाइड करनी है। तो कहते कि हाँ ये तो है, पर अभी मैं फ्रेश होके आती हूँ ना। तो कहते कि हाँ हाँ ठीक है भाभी। और जैस को ऐसे किनारे करते थे कि ये लोग तो मुझे जानते ही नहीं, ऐसे बता रहे। तो ये अब आपकी कीमत कम हो गई तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं। वो हंसते हुए गीत बोलती है। जैस कहती है अच्छा ऐसी बात है। तब तक उसके बच्चे जो होते हैं परी और पंकज भागते हुए आते हैं और दोनों भागते हुए उन दोनों के पास पहुंचते हैं। तो जैस को कहते कि डटी आप हमें शॉपिंग पे कब लेके जाओगे, और आप बोले थे हमें प्ले जोन भी लेके जाओगे, कब लेके जाओगे, और आज हमारी छुट्टी भी है, आप प्लीज लेके चलो ना। तो कहता कि हाँ ठीक है चलते हैं ना शाम को, मैं अभी ऑफिस से आ जाता हूँ और थोड़ा बहुत काम है तो काम करके चलते हैं। तो कहते कि ठीक है आप हो आओ, फिर अपन चलेंगे। बच्चे सब मान जाते हैं और फिर से वो वहाँ से चले जाते हैं। गीत कहती कि मैं फ्रेश होके आती हूँ, वो चला जाती है। उसके बाद गीत जो होती है वो अपने कपड़े रखना भूल जाती है। जब वो अपने कपड़े रखना भूलती है तो अब उसके दिमाग में आता है कि मैं क्या करूं। गीत अभी सोच ही रही होती है तो वॉशरूम के डोर पे नॉक करते हुए जैस बोलता है कि ये तुम्हारे कपड़े रख लो, तुम लेके तो गई नहीं। वो जैसे ही वो कपड़े अंदर देने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे वो लेने की कोशिश करती है, जैसे हाथ बढ़ाती है, उसका हाथ पकड़ लेता है। और उसके बाद तब जैसे हाथ पकड़ते तो कहती है कि प्लीज हाथ छोड़ दो, मुझे फ्रेश होकर नीचे जाना है। तो कहती है कि नहीं। ऐसे अभी उन दोनों के बीच में ये सारी चीजें डिस्कस हो ही रही होती हैं, तब तक उसकी मॉम आ जाती है जैस की। जैस का मॉम आते ही जैस को आवाज देती है जैस, वो तुरंत ही हाथ छोड़ देता है और कहती है हाँ हाँ मॉम। तो कहती है कि तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम अभी तक तैयार नहीं हो। तो कहता है कि नहीं मॉम अभी तो मैं बस जा ही रहा हूँ तैयार होने। तो कहती है कि हाँ जल्दी से जाओ और नीचे आ जाओ, बहू कहाँ है। तो वो कहता है कि माँ वो फ्रेश होने गई है। तो कहते कि हाँ ठीक है जल्दी से बहू को भेजो नीचे। फिर कहते कि थैंक गॉड बच गया। और उधर से गीत जो होती है तैयार वैयार होके वॉशरूम से बाहर आती है। कहते कि बहुत शैतानी दिखा रहे हो, ठीक है देख लूंगी मैं भी, मेरा भी टाइम आएगा। तो कहती अरे पूरी देख लेना, क्या दिक्कत है, मुझे कोई इशू नहीं है। फिर से उसके दिमाग में जो शैतानी है और उसके चेहरे पे जो शरारत दिख रही होती है, गीत समझ आती है। देखिए वॉशरूम चलो, उसको धक्का देते हुए उसको वॉशरूम में भेज देती है और खुद तैयार वैयार होके नीचे चली आती है। उसके कपड़े जो होते हैं ऐसा ऑलवेज बेड पे रखे हुए होते हैं और बाहर आके दिखते तो उसके कपड़े होते हैं, वो पहन लेता है। पहनने के बाद इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं एक दूसरे के साथ। जो जैस ने इमेजिनेशन लगाया होता है, जिस तरीके की ज़िंदगी के लिए अपने आप को बनाया होता है, जो खुशी पाने के लिए, वो खुशी उसने पा ली होती है। भले ही ज़िंदगी में थोड़ी बहुत उसकी प्रॉब्लम्स आई होती हैं, मगर बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। और ये जर्नी जो होती है उसके लिए ना एक मैजिकल जर्नी होती है। वो इस जर्नी से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि शायद उसने ये डिसीज़न लिया होता तो शायद वो
अभी अकेले होता, उसकी ज़िंदगी में ना गीत होती, ना बच्चे होते, ना उसकी क्या पूरी फैमिली कंप्लीट नहीं हो पाती। उसके घर में जो खुशी का माहौल होता है वो पूरा ना हो पाता। अब उस खुशी से उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि शायद ठीक है, ज़िंदगी है, धीरे धीरे चल रही है, और ज़िंदगी को चलाते चलाते ज़िंदगी से उसने बहुत कुछ सीखा भी होता है और बहुत कुछ ज़िंदगी को दिया भी होता है। उसने खोया भी बहुत कुछ होता है, पर उसने चीज़ों को हारने से डरा नहीं होता है, कुछ पाने से डरा नहीं होता है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझ रहा होता है कि जो कि पार्टनर के तौर पे गीत उसको मिली होती है। गीत काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा समझदार और सुलझी हुई होती है। इधर गीत को कुछ कंपनी से कॉल्स आते हैं। अब उसने रिज्यूमे फॉरवर्ड किया होता है, तो रिज्यूमे जब कॉल आता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है गीत, और कॉल उठा के बात की होती है। उसको इंटरव्यू पे जाना होता है, मगर वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। वो सोच रही होती है कि कैसे वो गीत को बताएगी, क्योंकि अभी अभी तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चलना स्टार्ट हुआ होता है। गीत तो थोड़ा सा वेट कर सोचती है कि वेट करूं और बाद में बताऊंगी। यहाँ पे तैयारी फेस्टिवल के हो रहे होते हैं। फेस्टिवल दिवाली होती है, उनके यहाँ दिवाली आने वाली होती है, और उस फेस्टिवल पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर जैस ऑफिस पहुंचने के बाद गीत को गया, मैं ऑफिस पहुंच गया और तुम ठीक हो ना? तो कहती कि हाँ, कितनी बार पूछोगे कि ठीक हो ना? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक है, घर आ जाओ, जब शाम को आना तब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो कहते कि ओके। अब इन दोनों की बातें हो जाती है, इन दोनों का फ़ोन भी रखा जाता है, घर में तैयारियां हो रही होती है दिवाली की। उसकी एक तरह से वो फर्स्ट दिवाली होती है, और घर पे इतने अच्छे माहौल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल होता है। उनकी ज़िंदगी में वही बेसिक लाइफ चल रही होती है, मॉर्निंग जाना, शाम को आना, खाना पीना, फैमिली का ध्यान रखना, यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इधर पुनीत और रागनी के जो लव मैकिंग होता है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, उनके लव रिलेशनशिप। और इधर रूप के लिए भी लड़के देखे जा रहे होते, कुछ लड़के देखे जा रहे होते, कुछ कमी मिल रही होती, कुछ ऐसे चीज़ें चल रही होती हैं। शाम ढलता है, वक्त ढलता है, जैसे ही जैस घर आता है, घर आने के बाद जैस सीधे अपने कमरे में जाता है। सीधे कमरे में जाने पे वो सोच रहा होता है कि आज क्या सरप्राइज है, कुछ लगता है कि मेरी बीबी का दिमाग कुछ घूमा हुआ है, कुछ तो आज होने वाला है। और जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, वहाँ पे ज़्यादा तो देखता है कि पहले से ही बैठ के कुछ सोच रही है। वो जैसे ही रूम में एंटर करता है और दरवाजे को बंद करता है, तब तक उसकी आवाज़ से उसका ध्यान टूट जाता है और उसकी तरफ देखती है। कहती आप आ गए? कहती हाँ। वो आती है और उसको एक टाइट सा हग करती है, और जैसे ही टाइट हग करती है तो कहती कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, इंटरव्यू देने जाना है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ या नहीं। तो कहती कि इसमें डरने की क्या बात है, जाओ, तुम्हें जॉब करनी है, तुम सारी चीज़ें संभाल सकती हो, तो मुझे इस बात से कोई इशू नहीं है। तो कहते कि पक्का? तो कहते कि हाँ पक्का, क्योंकि तुम अपने सपनों को पूरा करो और मैं अपने सपनों को पूरा करूं। अगर मैं कहूँ कि नहीं, तुम अपने सपनों को रोक के रखो, ये सही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में निकलो, समझो कि दुनिया में यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस होने वाले होते हैं। कहते कि ठीक है। वो इस चीज़ के लिए अब पूरी तरह से अपने दिमाग को सेट कर चुकी होती है कि हाँ, अभी जो मुझे करना है ना, वो बस ऊपर के लेवल पे जाके करना है। अब ये सोच के उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी होती हैं, और जैस और गीत एक दूसरे को बातें इतनी आसानी से समझने लगे होते हैं कि कभी कभी उनको एक दूसरे की बातें कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उनका रिलेशनशिप इतना प्योर और पाक होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग गीत टेंशन में जल्दी जग चुकी होती है, नहाती है, फ्रेश होती है, सबको तैयार करती है, सबको अपने अपने काम पे भेज देती है। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, वो उसके लिए तैयार होके निकलती है।
जैसे वो दरवाजे पे पहुंचती है, वहां पे जैस उसका इंतजार कर रहा होता है। तो कहते कि मैडम, आपका इंटरव्यू है और मैं आपको पिक करने आऊँ, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो ये चीज़ देख के गीत को काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा फील होता है। उसको बैठाता है और उसके ऑफिस तक उसको ले जाके छोड़ता है। एंड वो जाती है, इंटरव्यू देती है, फिर आती है, उसको फिर से पिक करता है। एंड फिर पूछता है कि कैसा रहा ऑफिस। तो कहती है कि अच्छा था, अ, देखते हैं क्या होता है, उन्होंने बोला है बताने को। तो कहती है कि ओके ठीक है, तुम खुश हो? तो कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ज़िंदगी में इसी चीज़ का मैं तो इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है गीत के। जैस ये देख के काफ़ी खुश होता है, कहता कि रेस्टोरेंट चले? तो कहती हाँ क्यों नहीं। तो वो रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट जाने के बाद वहाँ पे बैठते हैं। क्या क्या खाओगी? जैस पूछता है। गीत कहती है कि मुझे नहीं पता, आपको जो सही लगे वो मंगा लो। जैसे कि उन दोनों में इन दोनों की कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो चुकी होती है। एक दूसरे को समझने में, वो एक दूसरे को जानने में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एक दूसरे को खुशी भी महसूस कर रहे होते हैं। इनकी ज़िंदगी इस तरह से चल रही होती है ना, एक बेसिक लेवल पे, बेसिक तौर पे जो जा रही होती है। उन दोनों की खुशी, उन दोनों का सफ़र, उनकी ज़िंदगी, कहते हैं ना कि बहुत कम लोगों के हिस्से ऐसे ज़िंदगी आती है कि जिसमें प्रॉब्लम्स कम और खुशी ज़्यादा हो। और ऐसे लाइफ सबको में भी नसीब होना मुश्किल है, मगर जो अच्छे मन से और अच्छी चीज़ों को चाहते हैं शायद उनकी कोशिश भी कामयाब होती है। गीत और जैज़ की स्टोरी ऐसे ही कामयाब होती है। गीत जो होती है, जो उसका सपना होता है, जो वो पूरा करना चाहती है, एट लास्ट उसको वो मिल ही जाता है। भले उसने ज़िंदगी में उससे बुरे दौर देखे होते हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं, गलत सिचुएशन में गलत चीज़ों के सामने आके उसने इस चीज़ों को फेस करने के बाद उसको जो सारी चीज़ें मिली होती हैं, उसके एफर्ट, उसकी मेहनत और उसके बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, उसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। गाइस, आप सबको क्या लगता है कि गीत और जैस ने जिस दौर को अपने आप से लाके छोड़ के, या कुछ चीज़ें छोड़ी होती हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ी होती हैं, उस तरह से इन दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ी होती है। जैस ने कभी सोचा नहीं होता है कि जो वो इमेजिन कर रहा है, जिस लड़की के लिए इमेजिनेशन लगा रहा है, शायद उसको ये लड़की मिलेगी। या गीत को भी यकीन नहीं होता कि शायद ये जो वो हाउसवाइफ बन के जी रही है, शायद वो एक दिन इंडिपेंडेंट वुमन बन के जिएगी। ऐसा भी कोई इंसान आएगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। भले ही अपनी ज़िंदगी से उसने हार नहीं मानी होती है, मगर उसकी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए होते हैं, उसका डट के उसने सामना किया होता है। मोहब्बत सच्ची हो या झूठी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान सच्चा है या झूठा है, इससे फ़र्क पड़ता है। जब इंसान सच्चा होगा तो ऑब्वियसली उसकी मोहब्बत भी सच्ची होगी। अगर वो झूठा है तो उसकी मोहब्बत भी झूठी होगी। खैर, इन सारी मुश्किलों का सामना करते हुए उन दोनों ने अपने अपने मंजिल को पा लिया होता है। उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम, एक नई मंजिल दी होती है। खुशी, गम, अच्छा बुरा, सब कुछ उनकी ज़िंदगी में आया होता है। उन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करते हुए जो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए होते हैं ना, वो काबिल तारीफ होती है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसी ज़िंदगी आपकी भी होनी चाहिए, या इससे बेहतर होनी चाहिए? खैर, मेरे हिसाब से इन दोनों की जो स्टोरी है, उसे थोड़ी बहुत तो हमें भी सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। ज़िंदगी में हर कुछ पॉसिबल है। वक्त कैसे करवट ले ले, क्या समझा दे और क्या समझ में आए, आपको जो आप उम्मीद करते हो शायद आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको मिल जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद का दामन ना छोड़ें। उम्मीद पे एक दुनिया कायम है और
बस इतना ही कहूँगी कि ये आप सबको स्टोरी कैसी लगी और कैसा लगा। ये एक जर्नी, एक किसी की ज़िंदगी की जर्नी जो है, थोड़ी बहुत मुश्किलें आई, ज़िंदगी को जीने का तरीका बदला, इंसान बदले, किसी इंसान ने थोड़े दुख झेले, किसी इंसान ने किसी को खो दिया, एक परिवार ने एक बेटे को खो दिया, और एक इंसान ने जो सालों से जो एक ख्वाहिश थी उसको सच होते हुए अपने आंखों के सामने देखा। जिंदगी में मुकाम और अहमियत होने बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे अहमियत होती है वहीं पे प्यार होता है। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय। शेयर सब्सक्राइब कर लेना यार, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो टेक केयर, मिलते हैं दूसरी स्टोरी, दूसरी कहानी, दूसरे किरदार और दूसरे इंसान के साथ। तो आप सब इस स्टोरी को सुने, एंजॉय करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं तब तक के लिए दूसरी स्टोरी सोचती हूँ और फिर आपके पास आती हूँ। टेक केयर।